बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सज़ाएं दे के सब कुछ करके देख लिया, वो सारा आपके सामने है। झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, सब कुछ हो गया है। अब जनाब सूरत हाल तब्दील हो गई है, सिचुएशन तब्दील हो गई है और ये सारी की सारी बैकग्राउंड जो है वो अब कहानी उलट गई है। कहानी इस दौरान ये हुआ कि आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन ली थी तकरीबन 6 महीने पहले। और मैं आपको बता दूं कि आज आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कैसे हुई थी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ये हुई थी, जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही 3 जो है वो वफाकी वजीर, जो कि इमरान खान साहब जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, और वो तीनों वजीर इस वक्त पीटीआई छोड़ चुके हैं। तीनों लोग, एक मौजूद है लेकिन वो आजकल मौजूद इस तरह से हैं कि वो आजकल हुए हैं डिसफंक्शनल हुए हैं, और बाकी 2 छोड़ चुके हैं जो मेन थे। उसमें परवेज खटक साहब भी शामिल थे और उसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। एक नाम मैं पूरे जानबूझ के दानिस्ता नहीं बता रहा कि एक मैं आपको बता देता हूँ, परवेज वो छोड़ के जा चुके हैं, अलबत्ता कोई भी उनमें से नहीं है। उनके जरिए से, और 2 फौजी जर्नैल थे जी, 2 फौजी जर्नैल थे जनरल बाजवा साहब के। उनको ये सारे 5 के 5 लोग इमरान खान साहब के पास आए और उन्हें कहा कि जनाब ये मसला है, तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, तो ये चीज़ कर दी जाए, अभी से अनाउंस कर दी जाए, और ताकि ये मामला ख़त्म हो। ये खबर हम तक भी पहुंची और मैंने फिर अपने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में खबर दे दी थी, और इसको हमने 5-6 महीने पहले ही इस खबर को द प्रोग्राम रिपोर्टर्स में ARY पे बैठ के मैंने दे दी थी, जैसे कंफर्म हुई थी कि ये फैसला कर लिया गया है। तो 3 वजीर थे, 2 जर्नैल थे जो कि जनरल बाजवा के सबॉर्डिनेट थे। उनको भेजा इमरान खान साहब के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उनको ये कहा कि जनाब ये काम कर दें ताकि ये झगड़ा खत्म हो। इमरान खान साहब ने पहले समझाया, रेजिस्ट किया, कहा कि अभी इट्स टू अर्ली, ये अभी इसकी जब वक्त आएगा तो हम कर लेंगे, देख लेंगे। इमरान खान साहब अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन जब बाजवा को यह शक गुजरा था कि ये मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे, ये बात उन्हें खतरा था कि ये मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे, लिहाजा वो मैनूवरिंग करते रहे, और मैनूवर करते करते उन्होंने बहरहाल ये पेपर हासिल कर लिया और एक लेटर ले करके एक फाइल बना के अपने पास महफूज तरीके से रख ली। लेकिन जब मामला आया एक्सटेंशन का, तो उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पे ये सारा खुल गया था। फिर उस वक्त ये 3 जर्नलिस्ट को, 3 नहीं बल्कि 3 जर्नलिस्टों को बुलाया गया, वो अभी तक मौजूद हैं माशाल्लाह से। उन तीनों को बुला के वो लेटर दिखाया गया कि देखें जी, हमने तो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, ये एक्सटेंशन हुई है, ये सारा कुछ हुआ है, और उनको मुतमईन किया गया बुला के। जनरल बाजवा साहब के ही एक सबॉर्डिनेट ने, उन्होंने ये सारी फाइल दिखा दी। 3 जर्नलिस्ट थे उनमें से, उसमें मैं नहीं था, मैं आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 3 जर्नलिस्ट थे, उनको ये फाइल दिखा के बता दिया गया कि ये इस तरह से प्रोसेस हुआ, ये वो सारा लीगल है हमारे पास। तो आसिफ सईद खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, हनीफ राही साहब ने वो पिटीशन फाइल की थी, और हनीफ राही साहब फिर गायब हो गए थे, लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि हम इसको टेकअप करेंगे। फिर ये मामला लेजिस्लेशन में चला गया, लेजिस्लेशन में जाके फिर वो सारे का सारा मामला हुआ, और फिर एक कानून साजी हुई और नवाज शरीफ साहब ने उस पर वोट दिया। तो ये सारा कुछ होने के बाद अगला जो प्रोसेस उस वक्त वो ले ली गई जी, एक्सटेंशन वो कंफर्म होगी, फिर लेजिस्लेशन में नवाज शरीफ साहब ने भी दे दिया। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हो चुका था, जो जिसका इजहार फरमाते हैं ख्वाजा साहब के जी, हमें तो क्योंकि इमरान खान साहब को हटाने का फैसला जो है जनरल बाजवा जो हैं वो कर चुके थे बालाकोट के वाले मामले में। मैं आपको बता दूं कि बालाकोट का जब इंडिया ने हमला किया हमारे पाकिस्तान में आके बालाकोट में, और उसका जवाब पाकिस्तान ने देने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, और उसमें कहीं ना कहीं ये इंडिया को या अमेरिका बहादुर सरकार को कहीं ना कहीं ये गारंटी दी हुई थी कि मोदी को जो चाहिए एक उनको फेवर चाहिए, तो पाकिस्तान की तरफ से शायद रिस्पॉन्स ना दिया जाए, और उन्होंने ये हरकत कर दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया वो भरपूर किस्म का था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने
ज़मीनी फ़ौज ने बहुत किया, अभिनंदन पकड़े गए और अभिनंदन पकड़ा गया। उसके बाद फिर उसको रिलीज़ भी जॉन पोम्पियो के ने जनरल बाजवा को कहा। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की, मिन्नत तरले की है कि मेहरबानी करें और इसको हम इस हद तक नहीं आगे बढ़ाए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की बहरिया ने आबदोज़ को भी टारगेट कर लिया था, वो हिट नहीं करने दी गई थी कि लड़ाई बढ़ जाएगी। और वो सारे का सारा सिनेरियो आप अपने ज़हन में रखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि फिर फरवरी में ये वाक़या होता है और अप्रैल 19 में बुलाया जाता है। अप्रैल में ही बुलाया जाता है ख्वाजा आसिफ साहब को अप्रैल 19 में कि जनाब आएँ और आके हम फैसला कर चुके हैं। जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि तब्दील करते हैं और उसके बाद फिर कुछ ही अरसे के बाद ये फिर एक्सटेंशन भी हो जाती है, सारी चीज़ें तय भी हो जाती हैं और फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब आते हैं और फिर मलक अहमद खान साहब आते हैं। फिर ये इनडोर बैकडोर चैनल पे ये राब्ते शुरू हो जाते हैं। तो साजिशों के ताने-बाने वहीं से शुरू हो चुके थे। तो इस सारी सूरत हाल में उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जी। क्योंकि ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरा आज का सब्जेक्ट है, आज का टॉपिक है, वो उसी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ उस वक़्त फ़ैसला किया गया था, लेकिन एग्ज़ीक्यूट फिर क कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से ये मामला रुक गए और शहबाज शरीफ साहब को याद होगा कि आखिरी फ़्लाइट पे उनको पाकिस्तान लैंड करवाया गया था। कोविड शुरू होने से पहले उन्होंने एक कमरे में बैठ के एक बहुत अच्छी-सी स्पीच भी दे दी थी और जिसमें उन्होंने इकोनॉमी का ज़िक्र किया और तकरीर कर दी थी बतौर। लेकिन कोविड के बाद इन्होंने सोचा कि कोविड आ गया है और इमरान खान से संभाला नहीं जाएगा, ये कोविड की नज़र हो जाएंगे, लिहाजा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोविड में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अल्लाह ताला ने मदद की और कोविड में पाकिस्तान एक रोल मॉडल के तौर पे दुनिया भर में उभरा और पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारी की सारी पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर से बेहतरीन रही। उसमें अल्लाह ताला का खास करम रहा और पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसा, हालांकि चाइना, आपका नेपाल, आपका इंडिया, आपका बांग्लादेश, सब जो है वो तबाही हो गई थी और पाकिस्तान उस वक्त बहुत ऊपर चला गया और 6.2% पाकिस्तान की शरह नमू रही, तरक्की की रफ्तार। जब इन्होंने ये देखा कि ये तो निकल आए हैं पाकिस्तान जो है वो कोविड से भी ये तो मजीद मजबूत हो गए हैं और फौज ने और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। एनसीओसी में बहुत अच्छा काम किया और उसमें असद उमर साहब थे, उसमें हमूदुज़्ज़मा साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल, और वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ और मिलजुल के काम किया गया और रिजल्ट अच्छा निकल आया। उसके बाद फिर ये आगे आता है जी रिजीम चेंज ऑपरेशन का मरहला। फिर डोनाल्ड लू को, क्योंकि ये वक्त करते करते आ गया आपका 2022 आ गया। अब 2022 में अगेन जनरल बाजवा साहब ने रिटायर होना था, तो वहाँ से ये फिर सिलसिला, फिर जो पिछली गुफ्तगू में आपको बता चुका हूँ, वहाँ से ये एक नई साजिशी कहानी शुरू होती है। और अब आते हैं जी लेटेस्ट सिचुएशन पे आ जाते हैं, ताज़ा तरीन। अब मामला ये है कि जहाँ आसिम मुनीर साहब ने की अपॉइंटमेंट हो गई, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उनके सामने स्क्रिप्ट रखा जनरल नदीम अंजुम ने कि ये स्क्रिप्ट है जनाब, इसको आप लेके आगे बढ़ें। वो स्क्रिप्ट वही था जो कि जनरल बाजवा का टोनी ब्लिंकन अमरीकी वजीर खारजा के साथ और अमरीकी वजीर खारजा बाइडेन इंतजामिया के साथ वो एक चला रहा था, उसके अकॉर्डिंगली ये आगे एग्जीक्यूट होना था। तो जनरल नदीम अंजुम साहब, फिर मैंने आपको बताया कि काजी फाइज ईसा साहब और जनरल नदीम अंजुम की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी जब जनरल नदीम अंजुम कोर कमांडर कोयटा थे। उस वक्त इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और काजी फाइज ईसा साहब को बता दिया गया कि जनाब इसमें हम तो आपके खिलाफ नहीं हैं, इदारा आपके खिलाफ नहीं है और हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग और फिर सब कुछ, फिर जनरल नदीम अंजुम साहब का एक स्टेटमेंट काजी फाइज ईसा साहब के हक में, उसको वायरल किया गया। ये सारे का सारा सिलसिला चलता रहा क्योंकि जनरल फैज साहब, ये जो है आसिम मुनीर काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है, वो ये सारा मलबा डाल दिया गया जनरल फैज पे। हालांकि जनरल फैज ने वो रेफरेंस तैयार नहीं किया था। जनरल फैज ने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस तैयार नहीं हुआ था। वो जनरल बाजवा के कहने पे जहां आसिम मुनीर साहब ने वो रेफरेंस तैयार किया था और वो उसी दौर में वो फाइल हुआ। तो लेकिन कहा गया कि ये सारा कुछ उन्होंने किया है। तो बहरहाल ये भी एक
باقاعدہ طور پہ ہسٹوریکل ایفیکٹ ہے یہ جو درست میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر آپ جا کے گوگل پہ جا کے دیکھ بھی لیں گے وہ کون سا دور تھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا دور تھا. یہ سارا کچھ ہوا اور ادھر سے یہ سارے تینوں کریکٹر جو ہیں وہ مل گئے نواز شریف صاحب کے حامی. جہاں عاصم منیر صاحب کو انہوں نے آرمی چیف بنایا اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب اور اس کے بعد جنرل نظیم انجم صاحب اور مائنس عمران خان. یہ سسٹم انہوں نے کہا جی اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے. اور وہ جو جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ 6 مہینے میں عمران خان کو ختم کر دوں گا, وہ 6 مہینے تو کیا آگے چلے گئے. پھر ندیم انجم صاحب نے کہا کہ مجھے موقع دیں, یہ میں کام کروں گا. پھر وہ کرنے لگے. عاصم منیر صاحب بھی ان کے ساتھ اسی میں انہوں نے بھی شمولیت اختیار کر لی اور چونکہ وہ کیپٹن تھے یہ سارا کچھ چلتا رہا. لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو سارے کا سارا ملیا میٹ کر دیا. 9 مئی اس دوران ہوا. 9 مئی عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اس کا عمران خان صاحب کو اپنی گرفتاری کا پہلے سے علم تھا, خطرہ تھا, خدشہ تھا. اس لیے وہ زمان پاک سے نکلنے سے پہلے بتا کے نکلے کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے وارنٹ دکھائیں, مجھے گرفتار کر لیں. لیکن ان کو اس طریقے سے گرفتار کرنا کیا گیا تاکہ یکدم عوام بھڑکیں اور بھڑکیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ دال دلیا کیا جائے گا. اس لیے 9 مئی کی حقیقت کے بارے میں بہت اچھی طرح ہماری افواج پاکستان کو پتہ ہے, ISI کو پتہ ہے, MI کو پتہ ہے اور ان کے پاس بہت اچھی انویسٹیگیشن A to Z ایک ایک چیز کا ان کو پتہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل عاصم منیر صاحب کے خلاف کوئی بغاوت تھی آرمی چیف کے. اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں 9 مئی کی ابھی بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور یہ باہر نہیں نکلنے دی جا رہی اور اسی لیے وہ سارے معاملات کو نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر 9 مئی پہ اس طریقے سے مزید زیادہ پریشرائز کیا گیا یا اس کو مزید اسی نیریٹو پہ رہا گیا تو یہ مزید مسائل پیدا ہوں گے اور یہ چیپٹر کھل جائے گا. یہ تو ہو گیا 9 مئی. اس کے بعد 8 فروری کو سارا کچھ بدل دیا. 8 فروری ہو گیا جناب. 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے یکسر دوسرا فیصلہ دے کے فارغ کر دیا اور معاملے کو کہہ دیا کہ جناب ہمیں تو یہ پارٹی چاہیے. اب یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ, کیونکہ ابھی تک ادھر بائیڈن بیٹھے تھے جی, بائیڈن انتظامیہ بدستور موجود تھی اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نہیں آگے آنے دینا تھا اور وہی اسکرپٹ چل رہا تھا. وہ اسکرپٹ چلتا چلتا یہاں تک پہنچ گیا کہ اب پھر یہ 26 نومبر آ گیا. یہ ایک اور بڑا سانحہ ہو گیا. 26 نومبر قتل عام اسلام آباد کا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں بھی بہت جو ہے اگر اس پہ کمیشن بنتا ہے تو اس میں کیونکہ نقوی صاحب محسن نقوی آن دا ریکارڈ ہے, عطا تارڑ آن دا ریکارڈ ہے, گولیاں چھٹے ماریں گے اور یہ ہو جائے گا اور 5 منٹ کے اندر ہم بلو ایریا صاف کروا سکتے ہیں. یہ 2 وزیر تو باقاعدہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں. پھر انٹرنیشنل میڈیا, یہ ساری چیزیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, امریکہ کا الیکشن ہوتا ہے, تمام تر اندازے ان کے غلط اور آ گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. کل انہوں نے اپنا عہدہ سنبھال لینا ہے. بائیڈن انتظامیہ گئی. اس دوران عاصم منیر صاحب 26ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے وہ ایک ایکسٹینشن ان کو ہو چکی ہے کیونکہ پارلیمنٹ جالی, اس کے بعد 26ویں غیر آئینی ترمیم وہ بھی غیر آئینی ترمیم اور اس غیر آئینی ترمیم کے ووٹ پورے کرنے کے لیے جیسے بندے اغوا کیے گئے وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. یہ ساری کی چیزیں ریکارڈ پہ موجود اور اس کے نتیجے میں اب عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. یہ معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے کیونکہ یہ ایکسٹینشن ابھی تک اس پہ مہر تصدیق ثبت نہیں ہوئی کیونکہ الیکشن جعلی, نتیجے جعلی, فارم 47, غیر آئینی ترمیم, ووٹ ہارس ٹریڈنگ, ووٹ لوگوں کو اغوا کر کے, سردار اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز کو اغوا کر کے ریکارڈ پہ, PTI کے لوگ ریکارڈ پہ, یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ریکارڈ پہ, یہ سارا ریکارڈ موجود ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا, دنیا کی نظروں کے سامنے ہوا اور اس کو رپورٹ کیا گیا. فی الوقت یہ ہے سچویشن جناب, یہ صورتحال ہے. باقی اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.